देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, देश की सेना और हमारे देश के जवान, जब हम बचपन से, चाहे स्कूल हो, चाहे मदरसे हो, चाहे हमारे गली मोहल्ले हो, हम अक्सर ये देखते हैं कि जब सेना का जवान निकलता है तो हम छोटे छोटे बच्चे थे, तब से हम सैल्यूट मारा करते थे। और आज भी एक अलग जज्बा हमारे सैनिक को देख के हमारे दिल में उठता है। और सिर्फ उस सैनिक के लिए नहीं, सिर्फ उस जवान के लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार के लिए भी हमारे दिलों में एक इज्जत बचपन से ही ठूस ठूस कर डाली गई। चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, सेना के जवान की, सेना के जवान के परिवार की जो इज्जत है वो हर भारतीय के दिलो दिमाग में ठूस ठूस कर भरी हुई है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मामले से रूबरू करवाऊंगा जिससे आप सोचने के लिए मजबूर होंगे कि क्या ऐसे लोग सेना में रहने के लायक हैं, या क्या ऐसे लोग सेना में घुसकर पूरी सेना को और देश को बदनाम कर रहे हैं, और किस तरीके से सेना के नाम पर महिलाओं को और खास विशेष धर्म मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। एक बड़ा जबरदस्त मामला हमारे सामने है। मिसिस वानखेड़े मेरे सामने मौजूद हैं। इन्हें अचानक 3 साल पहले 2023 में इनके व्हाट्सएप पर, इनके फेसबुक पर कुछ मैसेजेस आना शुरू होता है जिसमें गंदे गंदे फोटो होते हैं, पॉर्न फोटो होते हैं, कुछ फोटो इनके खुद के एडिट करके लगा भेजे गए होते हैं। और जो आईडी जो भेजने वाला है उसका नाम आता है खादिमुल, एक मुसलमान नाम। दूसरा एक आईडी है यू खान, मुसलमान नाम। मिसिस वानखेड़े को लगा कि कोई मुसलमान मुझे इतनी गालियां दे रहा है, इतने उल्टे सीधे मैसेज भेज रहा है, और बहुत गंदी गंदी बातें उसमें कही गई। लेकिन हैरानी की बात है कि जब गुजरात साइबर क्राइम ने जब पता किया, जब तह तक पहुंचा गया, तो वो मुस्लिम आईडी बनाकर ये जो कांड कर रहा था मुसलमानों को बदनाम करने का, और जो एक सेना के जवान की पत्नी को जो निशाना बना रहा था, वो कोई यू खान या खादिमुल नहीं था, वो एक हिंदू सेना का जवान था। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे मिसिस वानखेड़े से। मिसिस वानखेड़े, जब 2023 में आपके सामने जब मामला आया तो मैंने सुना कि आप काफी डिप्रेशन में चली गई थी। क्या कुछ हुआ था, जरा बताएंगी आप? सर, मुझे इतना डिप्रेशन आया था कि मैं आत्महत्या करने के कगार पे थी। फिर मैं करने की कोशिश बहुत की, पर मेरा बच्चा सामने आया, इसलिए मैं कर नहीं पाई। क्योंकि एक बार तो कुछ ऐसा भी हुआ है कि आप लटक रही थी और आपके बेटे ने आपको बचाया जी सर, फंदे पर से। क्योंकि ऐसे घटिया मैसेज ना हम सुन सकते हैं ना मतलब कह सकते हैं, इतना घटिया। क्या हुआ, क्या था, पहले शुरुआत कैसे हुई, आपको कैसे पता चला? 2023 में मुझे इसमें व्हाट्सएप में मैसेजेस आए। फिर मैं ऐसे ही दंग रह गई। हम दोनों, मैं, मेरा हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ काफ़ी कि कैसे मैसेज आए, क्या आए। फिर हम कुछ नहीं कहे, बस ऐसे ही सोचते रहे। फिर मैसेंजर में मेरे मैसेज आया, मैसेंजर में वही सेम व्हाट्सएप में जो आ रहे थे वो भी सेम मैसेंजर में मुझे इंस्टाग्राम में आए, फेसबुक में आए, समाधान शाम आईडी से आए व्हाट्सएप से, यूखान आईडी से आए इंस्टाग्राम से। तो फिर मैंने सोचा, और खादिमुल भी कोई आईडी था, उससे भी आपको आया? खादिमुल आईडी उसी में है, 2 आईडी उसी में वही चला रहा था, मतलब वही आ रहा था, 2 ही आईडी, खादिमुल और यूखान आईडी। तो ये आईडी फिर मैं सोचती रही, 7 दिन तक मैं सोची कि किसका है। शुरू में आपको क्या लगा जब मुस्लिम आईडी से आपको मैसेज आए? तो आपके दिमाग में यही था कि कोई मुसलमान है, उल्टा सीधा गाली दे रहा है मुझे? कि मेरे तो मुसलमान लोगों से कोई दुश्मनी है ना कुछ है। फिर मुझे मुसलमान आईडी से कौन परेशान कर रहा है, ऐसा कौन हो सकता है। मैं काफी डिप्रेशन में, काफी समय तक मैं सोचती रही कि कौन हो सकता है। फिर मैं 7 दिन तक, 8 दिन तक वेट किया। उसके बाद में मैं साइबर अहमदाबाद में साइबर क्राइम में। आपके हस्बैंड भी सेना में है? जी सर, मेरा हस्बैंड भी सेना में है। उनके साथ फिर आप गई? हाँ, मैं मेरे हस्बैंड को बोली कि ऐसा ऐसा है। ये बोले थे कि मेरा कोई जानबूझ के ऐसा बदनाम कर रहा होगा, छोड़ो बाद में जाते हैं। तब तक मेरे हस्बैंड ने 7-8 दिन तक मुझे रुकाया कि रहने दो, बाद में जाएंगे ऐसे। फिर मैंने बोला नहीं, मुझे जाना है। फिर मैं मेरे हस्बैंड को लेकर 2023 में ही कंप्लेंट देने गई। कंप्लेंट देने के बाद में कच्चा रिपोर्ट उन्होंने लिया है मेरा, 7-9
9 तारीख को 2023 में उन्होंने मेरा रफ ले लिया बस। फिर भी मुझे कंटिन्यू मैसेंजर में, और मैंने वो आईडी खोली, जैसे ही आईडी खोली तो वो पूरे आईडी में मेरे फोटो और गंदे गंदे पेश किए, जैसे वानखड़े हो जाए मेरा आईडी है तो वो आईडी और दूसरे किसी की चैटिंग, किसी लड़की की चैटिंग करके वो आईडी में पेश किया हुआ है, खादिमुल आईडी में। तो मुझे लगा कि अरे हमने तो कभी ऐसा किया नहीं, और किसी के साथ में कभी ऐसा किया ही नहीं, तो फिर मेरा कैसे आ रहा है ऐसा। फिर 3-4 दिन यानी गलत पूरा चेट खड़ा किया आपके हाँ, नाम से, पूरा नाम आपका लगा दिया, फोटो आपका लगा हाँ, दिया, उल्टे सीधे नीचे मैसेज हाँ, पेस्ट कर दिया, एडिट किया मेरे सारा। जो प्रोफाइल है वही प्रोफाइल सेम उसमें थी, जो पेश करा था खादिमुल आईडी में, जो पेश करा था वही सेम वो आईडी में डाल रहा था। और आपके चेहरे लगाकर गंदे गंदे फोटो थे उसमें, आपका चेहरा लगा हुआ था उसमें। पहले मेरे चेहरे पहले नहीं लगाए थे, कुछ टाइम के बाद 2-3 महीने के बाद फिर स्टेटस में लगा रहा था डेली कंटिन्यू कि ये वानखड़े है, इसका हस्बैंड ये सब में है, ये धंधेबाजी करती है, इसकी बेटी उसने धंधे पे लगाई है। मेरी हालांकि लड़की 10 साल की थी उस समय, मेरी लड़की 10 साल की थी। फिर वो उस समय में से बोल रहा था कि इसने वानखड़े एक धंधे वाली पे बिठा दिया है, वानखड़े रैट चलाती है, लेडीजों का आपकी 10 साल की बच्ची को भी इसमें मेरे घसीटा 10 गया। साल की दुख मुझे इसी बात का है सर कि जो भी कुछ हुआ है, क्या हुआ है, वो उसको पता है, मुझे पता अच्छा, नहीं तब कुछ। तक आपको यही लगता था कि कोई मुसलमान गाली दे रहा है ये? हाँ, मुझे तो आपको नहीं पता था कि इसके पीछे कोई सेना का जवान ये हरकतें कर ये रहा है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। मुझे यही लगता था कि कौन है, कैसा मुसलमान लोग कैसे होते हैं, ऐसे घटिया होते हैं। मैं ऐसे सोच रही थी मुसलमानों के बारे में कि ऐसे ऐसे मेरे कौन कर रहा होगा। मैं सोच के भी नहीं कर सकती, क्योंकि कई समय में हमारे साथ में अच्छे मुसलमान लोग भी बहुत अच्छे रहे हैं, तो कई समय में लगता था कि बहुत अच्छे लोग हैं, फिर कैसे हमारे प्रोफाइल किसी ने बना के अपने ही पेस्ट कर रहा है। फिर भी मैं सोचती और रही। कहीं व्हाट्सएप ग्रुपों में भी आपके फोटो और नंबर वगैरह डाल दिए थे कि इससे बात करिए मेरे ऐसा? कॉलर जैसे रहता है, मुझे कंटिन्यू रात में 2 बजे मैसेज आते थे व्हाट्सएप में। मेरा 948682 पे मेरा नंबर है, ये नंबर पे मेरा कंटिन्यू रात में मैसेज आते थे, और आते थे कि कब आना है व्हाट्सएप आपको, वीडियो कॉलिंग में हमको नंगा देखना है, ऐसे ऐसे मैसेज आते थे मुझे। रात को 2 बजे 3 बजे ऐसे फोन आते थे मुझे, कब मिलना है। तो ये सबके बाद ही आपको आत्महत्या करने का फिर दिमाग में आया? इसके बाद ही मेरा मन हुआ। मैंने इंस्पेक्टर तो नहीं थी मैम, वो लेडी कांस्टेबल को मैंने बोला भी था। क्या नाम था उनका? उनका नाम शिवांगी मैम थी। उनको मैंने मैसेज किया था, मैम मैंने रात को 12 बजे उनको मैसेज किया कि मैम अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं आत्महत्या कर दूंगी, ऐसे बोलता है। उन्होंने बोला कल आप ऐसा मत करो, सुबह में मैं आपको समझाती हूँ, तो आप ऐसा नहीं करो। मुझे मतलब इस चीज का बहुत दुख लग रहा था कि वो मेरा लड़की का 10 साल का लड़की तक नहीं छोड़ा। अभी तो मेरी लड़की अभी 12 साल की हुई है, तभी 10 साल की थी तभी वो बोल रहा था कि कोटे पे लगा दिया है, और तुम्हारा लड़की का मैं तोड़ के दिए जो, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ, ऐसा उसने दिया था। वो यूखान आईडी से ही सब हो रहा था। और फिर 2024 में मतलब फिर आप साइबर क्राइम में गई, वहां पर आपने FIR किया, साइबर क्राइम, वहां सारे आपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह और सारे प्रूफ आपने दिए वहां पर। उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं कंटिन्यू जाती रही साइबर वाले के पास कि क्या हुआ सर, मेरा अभी तक कैसे हुआ। तो वो बोल रहे थे कि लोकेशन अभी आपका छत्तीसगढ़ में आ रहा है, कभी बोल रहे थे कि बंगाल में आ रहा है, ऐसा लोकेशन मतलब चेंज होके आ रहा था। जो बंदा मैसेज कर रहा था उसके लोकेशन चेंज हो रहे थे बार-बार, ऐसे बोल रहे थे साइबर वाले, ऐसे बोल रहे थे। फिर भी कंटिन्यू मैसेज तो चालू ही थे। मेरा जो अकाउंट है वो पूरा अकाउंट, उसका यूखान जो आईडी थी उसमें पूरा भरा ही हुआ था। उसमें मतलब डेली का मैसेज, फोटो, मेरा फोटो के सामने गंदा यूखान की रखेल है, यूखान इसको रोज है, ऐसे ऐसे में वानखड़े, इसका CSF में इसका हस्बैंड अहमदाबाद में ड्यूटी कर रहा है, बस यही वर्ड्स उसमें सब नीचे लिखा हुआ, हेडिंग में लिखा हुआ। अगर चाहिए तो 1000 रुपए रात में यहाँ पे बुला लो, ये रहा इसका नंबर। मुझे दोनों नंबर पूरा इसमें पूरा सोशल मीडिया पे डाल दिया, नंबर आपके नंबर डाल दिए थे सोशल मीडिया पर। अच्छा, फिर साइबर क्राइम में भी कुछ आपके साथ में बदतमीजी की गई, यानी ध्यान नहीं दिया गया? कई बार जब आपने बताया सेना की सैनिक की पत्नी, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा भी कुछ? फिर कोई एक मैडम थी रईस मैम, जो मैं फर्स्ट टाइम में मैं रिपोर्ट करवाने गई तो रईस मैम ने मेरा अच्छे से
रिपोर्ट लिया, उसके बाद में मेरा एफआईआर किया तो एफआईआर भी लिया। उसके बाद में 2-3 मैडम कंटिन्यू बोल रहे थे मुझे कि आपको अकाउंट कर जरूरत नहीं है बंद करने की, आप अकाउंट क्यों बंद करोगे, ताकि आपकी कोई गलती नहीं है तो आप अकाउंट मत बंद करो, आप चालू करो, इसको क्या होता है हम देखते हैं। फिर भी कंटिन्यू मैसेज आते रहे, तो फिर मैंने मैडम को फोन। कितने महीने तक आपने जब अर्जी दी आपने साइबर क्राइम में, उसके बाद कितने महीने तक कंटिन्यू आपके पास मैसेज आते रहे? कंटिन्यू रोज आते थे। 3 महीना, 4 महीना, 2 4 महीना? महीना नहीं, 3 साल तक, मतलब 2023 से लेके 2025 दिसंबर नवंबर तक। यानी साइबर क्राइम में कंप्लेन करने के बाद भी 2 साल तक आपको मैसेज आते रहे? जी जी जी। साइबर क्राइम में तब तक उसको नहीं पकड़ा? 2024 में उन्होंने मुझे बताया है कि आइडेंटिफाई करवाया है, कि मुझे 2-3 बार बुलाया साइबर वाले ने कि ये आपको पहचान में है, तो मैं किसी को पहचानती नहीं थी। 2-3 बार उन्होंने मुझे बुलाया, अलग अलग फोटो दिखाया 2-3 बार आपको? एक्चुअली पुलिस वाले बोल रहे थे कि ये कोई मतलब अपने आईडी से नहीं, वाईफाई से कनेक्ट करके मैसेज कर रहा है, इसलिए हमको पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ऐसे साइबर यहाँ पर थोड़ा ये भी लोगों को समझदारी से काम लेने की जरूरत है। इस केस के अंदर ये बताया गया कि जो व्यक्ति है जो इनको प्रताड़ित कर रहा था, जो सीआईएसएफ का जवान निकला बाद में, ये हैरानी की बात है, वो व्यक्ति, क्योंकि ये होता है कई बार अक्सर हम जब सड़क पर या कहीं जाते हैं तो कोई भी हमारे पास भला बनकर आता है कि भैया आपका फोन जरा इस्तेमाल करने दीजिए, कॉल करना है, या जरा आपका वाईफाई प्लीज ऑन करके दीजिए, हमें कुछ काम करना है, पेमेंट करना है, या कुछ भी इस तरह की चीजें लोग हमसे करवा लेते हैं। हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें यही हुआ कि जब ट्रेस किया गया तो पता चला उसने बंगाल में, असम में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, न जाने कहां कहां लोगों का वाईफाई इस्तेमाल किया था। उस वाईफाई को इस्तेमाल करके गंदे भद्दे मैसेज किए गए, और जब ट्रेस किया गया तो नंबर जो आया वो बेचारे उस वाईफाई वाले का आया, उसको पकड़ा गया। जी, उसके बाद क्या हुआ? उसको पकड़ा नहीं गया, उसका दिखाया फोटो तो ये, पर लास्ट में उन्होंने जब चेकिंग किया कि ये सब हो रहा है, वाईफाई से हो रहा है, लेकिन मेन अकाउंट क्या है, मेन अकाउंट मतलब कौन से इसमें आ रहा है, तो इन्होंने मुझे आइडेंटिफाई ये बंदे का नाम किया, जो कि प्रमोद। क्या नाम था उसका? प्रमोद नामदेव भोपले, ये बंदे का उन्होंने, साइबर वाले ने मुझे खुद फोटो के साथ दिखाया। मैंने काफी फोटो खींचने का भी किया कि मुझे फोटो खींचने, उन्होंने फोटो खींचने से मुझे मना किया। उन्होंने मुझे उनका नंबर और उनका यूपीआई एड्रेस ये सब दिखाया, ये बंदे को आप जानते हैं, तो मैंने मना कर दिया। और मेरे हस्बैंड ने उसको पहचाना कि 2006 में मैं उनके साथ रहा हूँ, तो ये आपके हस्बैंड भी सीआईएसएफ में और ये बंदा भी सीआईएसएफ में। 2006 में आपके हस्बैंड ने इस बंदे के साथ में ड्यूटी की हुई है, जॉब की है सेना में जी। तो आपके हस्बैंड ने पहचाना कि ये बंदा वो है। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फिर 2024 में उनको समझ में आया कि ये बंदा है, आइडेंटिफाई दिखाया। उसके बाद में फिर मैं साइबर में कि सर अभी क्या होगा, उसको कब पकड़ेंगे, तो इंस्पेक्टर थे, डांगर सर थे, उन्होंने मुझे बोलते रहे, मैं उनका निकाल रहा हूँ जाने के लिए, पकड़ने के लिए, मैं उसको कुछ कहते हैं उनको वारंट वगैरह या जो भी उसको ट्रेस करके हम करेंगे, पता नहीं, तो मैं पकड़ने के लिए अभी डाल रहा हूँ अर्जी, आएगा तो मैं पकड़ूंगा। तो 2-3 बार उन्होंने अर्जी भी निकाली पकड़ने के लिए, पर कुछ कांड ऐसे हुए कि वो जा नहीं पाए। जैसे फ्लाइट हमारा क्या क्रैश हुआ था, बिल्कुल। उसके बाद में बंगाल की कुछ इलेक्शन का हो गया नहीं, बंगाल का कुछ आतंकवादी घुस गए हैं अहमदाबाद में, ऐसा कुछ न्यूज आया 2024। हाँ, वो सब स्कूलों में से बम से उड़ाने को सारे आ गए थे। तो आ गए थे, उसके दौरान फिर वो रह गए। फिर उसके बाद में फिर पकड़ने के लिए उन्होंने बोला कि अभी जाएंगे, तो रथ यात्रा आ गई 2024 में, तो फिर जा नहीं पाए। फिर उसके बाद में फिर मैंने फैसला किया कि अभी तक सर खाली बोल ही रहे हैं, डांगर सर के जा नहीं रहे हैं, अभी क्या करूं मैं। तो फिर मैं डायरेक्ट आईपीएस मैम के पास गई, लवीना मैम के पास गई कि मैम मेरा क्या हो गया है। उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया आपको? उन्होंने बोला है कि आप चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। मैं उसको फिर मैम ने एक भी सवाल डाला था मुझे कि आपने तो शायद केस बंद करवाया है, ऐसा। अच्छा, लवीना मैडम ने आपसे ये कहा कि केस बंद करवा दिया आपने? नहीं, लवीना मैडम को भी नहीं पता, नीचे के अधिकारियों ने आपका केस बंद करने की अर्जी दी थी आपसे, ऐसा कुछ? वो ऐसा कुछ पूछा नहीं, आपने तो बंद कर दिया, मैम ने इतना ही बोला। मैम ज्यादा बात नहीं
थोड़ी बात की। आपको आपने पूछा कि आपने बंद कर दिया हाँ केस? आपने बंद कर दिया, फिर आप तो क्या बंद किया था आपने केस? नहीं सर, मैंने तो अभी तक आ ही रही थी, मुझे तब तक तो मैसेज आ ही रहे थे, मैं मैडम को भी दिखाया, मैडम को बोली मुझे सब कुछ पता है, छत्तीसगढ़ तो में ये है ना केस बंद करने की बात कहाँ से आ गई कि आपने केस बंद कर दिया? ऐसे बोल दिया मुझे, तो मैं हैरान रह गई कि अब मैं तो ऐसा कुछ की नहीं हूँ, फिर क्या। उसके बाद मैडम ने बोला कि 7 दिन के अंदर मैं उसको पकड़ के लाएंगे। पकड़ा के लाएंगे, हम्म। लेटर देंगे। फिर मैम ने लेटर दे दिया है, लेटर दे दिया है 2024 7। इस दौरान साइबर क्राइम की तरफ से सीआईएसएफ को भी लेटर लिखे गए कि आपका जवान ऐसे ऐसे इसमें ट्रेस हुआ है जी सारा। उन्होंने उन्होंने पता चल गया था उनको कि ये सीएसएफ वाले ही है, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में लेटर भेजा था। तो ऐसा उसका नसीब कि वो लेटर मतलब नासिक में उनका पोस्टिंग आया है, तब तक लेटर गया जब तक, तब तक वो नासिक में अच्छा, पहुंचा। छत्तीसगढ़ से निकल कर नासिक चला गया था हाँ तब तक। तो नासिक में पहुंच गया लेटर, तो फिर लेटर का जवाब क्या आया वो मुझे पता नहीं। उन्होंने बोला था कि ऐसा ऐसा आया है कि मैं अभी आ नहीं सकता है, मैं कुछ हाँ, प्रॉब्लम मैं है, बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ, मेरी मैं जान को किडनी, खतरा, इस तरह की बातें और उसने कही। उन्होंने बोला है कि जो सामने वाला बंदे है वो मुझे मारेंगे या कुछ करेंगे, इसलिए मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, ऐसा उनका लेटर आया। हम्म। तो फिर उसके बाद में हम तो बस उन्हीं का इंतजार कर रहे थे कि वो सब कब पकड़ के लेकर आएंगे, क्या पकड़ के, वो वही जानकारी में थे बस। बाकी तो मुझे लेटर उनका आया था, तो वो नहीं आया, बट उनके वकील आए थे। दो मैं बार जब उसके वकील आए। मैं पूछने गई कि सर अभी तो आपने लेटर डाला था उनको 7/9/2024 में, उनको 24 में ही लेटर 25 में लेटर गया था, तो उन्होंने बोला था कि अभी आएगा वो 10 दिन के बाद। फिर वो नहीं आया, उनका वकील आए। फिर नेक्स्ट फिर मैं फिर गई कि सर अभी तक वो नहीं आया, आपने बोला था 7 दिन में आएगा। फिर वो किडनी का प्रॉब्लम ऐसा कुछ दिखाया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे लेटर आया है, वो किडनी का कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। नेक्स्ट टाइम में भी उन्होंने लेटर भेजा, फिर लेटर भेजा, फिर तब तक डांगर सर की भी पोस्टिंग हो गई। तब तक फिर आई भटालिया मैम 2026। साइबर में बटालिया में आई। हाँ, फिर? तो फिर भटालिया मैम को भी मैंने यही बोला, तो मैम ने बोला कि हम उसको भी, आपने मुझे बोला है, मैं उसको पकड़ने के लिए रेडी टीम करती हूँ। तब तक रेडी टीम वो दूसरा लेटर आया, उनका लेटर आ ही रहा था, मतलब वो जब तक जैसे लेटर आ रहे थे उसका लेटर आ रहा था, या कुछ प्रॉब्लम लिख रहा होगा, तो हमको कोई बताया नहीं। तो फिर एकदम से मुझे 2024 25 26 में फिर 25 10वें महीने में मुझे पता चला कि फोन आया मुझे घर से, साइबर से, कि वो बंदा आ गया है यहाँ पे। पकड़ के लाया या खुद आया? खुद आया। उसके बाद? फिर मुझे बुलाया वहाँ पे बुलाया, तो उन्होंने बोला है कि चेक किया है हमने, सब चेक किया है बंदे के मोबाइल में। सर ने भी मेरे इंक्वायरी किया, काफी समय तक हमको बिठा के रखा है, मुझे मेरा मोबाइल पे उनके पास रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला है कि बंदे के मोबाइल में तो कुछ नहीं है, आप फालतू का ये कर रहे हैं। तो मैंने अच्छा, यानी साइबर क्राइम के अधिकारियों ने आप ही से कहा कि आप फालतू का उसको फंसा रहे हो, उसके फोन में कुछ नहीं है? ना, उसमें तो फेसबुक ही नहीं है, इंस्टाग्राम भी नहीं है। तो सर मेरा यही कहना था कि 3 महीने के पहले अगर आपको लेटर दिया जाता है या कुछ दिया जाता है, तो बंदा अगर कोई चोरी करेगा तो वो साथ में सबूत थोड़ी लेकर आएगा। वो तो बेसिकली आप अगर 7वें महीने में लेटर देंगे तो जबकि उसको ट्रेस साइबर क्राइम वालों ने किया था, वाईफाई जी के जरिए, उसके अकाउंट के जरिए, उसके मोबाइल नंबर के जरिए, हाँ हाँ, क्योंकि उसका फेसबुक अकाउंट, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, उसका सब वो मोबाइल से व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ था। और यूपीआई उसी में से साइबर क्राइम ने खुद ने उसको खुद ट्रेस उन्होंने किया था खुद ने कि हम वो इस्तेमाल कर रहा है। हाँ। और अब साइबर क्राइम वाले आपसे कह रहे हैं कि भाई आप उसको गलत फंसा रही है, उस सेना के नहीं जवान फंसा को। नहीं रही है, वो कुछ नहीं है उनके अकाउंट में, ऐसे ऐसे वो मुझे बोले। तो आपका ये कहना है कि वो इतने महीनों के बाद आया तो मैंने उसने मोबाइल सारा? साफ कर दिया होगा, मैंने ऐसे सोचा। मैंने बोला है उनको, अगर 7वें महीने में अगर आपने अर्जी भेजी है तो वो 90 महीने में आ रहा है, तो बेसिकली उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए होंगे। तब तक जब तक मेरा जैसे ही उनका लेटर, यहाँ से लेटर हम उधर पहुंचा, उसके बाद जैसे ही पहुंचा मेरे अकाउंट में मैसेज सब आना बंद हो गया। मेरे मैसेज जब उसका अच्छा, साइबर क्राइम का जो पहला लेटर गिरफ्तारी के लिए, हाँ पूछताछ के हाँ, लिए, उसके बाद से मैसेज आना बंद हो गया आपके बस पास? कोई मैसेज नहीं। और वो अकाउंट में मैंने सर्च मार के देखा तो अकाउंट गायब, उसमें अकाउंट में सर्चिंग भी नहीं हो रहा था। अकाउंट भी दिखा नहीं रहा, अकाउंट भी अकाउंट भी डिलीट कर नहीं, दिए चार सारे? अकाउंट, है, खादिमुल, यू खान, मधु सिंह, और माया माया 2427 ऐसा कुछ नंबर है, और समाधान श्याम आईडी, ऐसे 5 आईडी थी। ये उन 5 5 ही आईडी से आईडी आपको में मैसेज आते वही थे? वाले
आईडी से यूखा नहीं आता था, लेकिन पांचों आईडी में यही प्रोसेस वानखड़े गंदी है अच्छा, ये ये। पांचों प्रोफाइल में फोटो एक ही व्यक्ति का होता था? नहीं, वो माया माया एक अकाउंट खोला था, उसमें मेरा अकेले का फोटो था, और बाद में यूखान आईडी में भी मेरा और मेरा हस्बैंड का ही फोटो लगाया था। वो और मुसलमानों के लिए आपको क्या उल्टा सीधा बोलता था? वो मुसलमानों के लिए भी कुछ वो अपने मुझे स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे, इसके अंदर हैं सारे, वो तो उसमें क्या बहुत गलत गलत मुसलमानों के लिए बोलता था वो? हाँ, वो मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो नाबी के बारे में, आपने नाबी को कुछ कुछ ऐसा बोल रहा था। हमको इतना लैंग्वेज में भी वो समझ में नहीं आ रहा था कि आप यूं खान की रखेल हो, यूं खान को आपको 5 लाख रुपए मैंने आपको दिए हैं, मतलब ऐसे खुद ही चैटिंग किया हुआ, ऐसे और पेश उसमें किया कुछ हुआ। लिखा नहीं कि मुसलमान ऐसे करते हैं, मुसलमान कश्मीर और ऐसा? इसमें बीच में मैंने, क्योंकि मैं दिखाऊं जरा, ये इतना बड़ा बंच है, ये पूरी चार्जशीट है जो मैंने पूरी देखी, और इसके अंदर ये है कि मिसिस वानखेड़े के जो हस्बैंड है, जो सीआईएसएफ में है, उनका एक कोई दोस्त है, मुसलमान है, टोपी पहनी हुई है उसने, और ईद पर यूं खान को उसने हाँ अपने वहां पर बुलाया था। जी जी। क्या मामला था वो, जरा वो भी थोड़ा बताइए हमारे वो दर्शकों को। इनके फ्रेंड रहे हैं, हम पहले यूनिट में थे तो उनके फ्रेंड है, तो हम ईद में जैसे उन्होंने हमको बुलाया था, तो वो बोल रहे थे कि आप टोपी पहन लो, तो इन्होंने टोपी ऐसे डाल दिया था उसमें, वो फोटो में। तो उन्होंने बोला कि ये वानखड़े ने धर्म स्वीकार कर लिया है, वानखड़े अभी अपना धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में जा रहा है, ये देखिए, ये ये इसका पति है, ये यही सब में है, ये धंधा करता है, मतलब मेरे हस्बैंड को भी उसमें मुझे। भी आपको मुसलमानों के साथ जोड़ के उसमें भी आपको गालियां दी कि इसका हाँ पति हाँ मुसलमान बन गया और इस तरह की हाँ हाँ चीजें, हाँ, इन्होंने जबकि वो ईद पर ऐसे ही खाली मस्ती में टोपी पहन के और वो गले लगने का मैसेज था, मस्ती दोस्तों कर में जो लेता, होता है। हाँ हाँ, दोस्ती में हम्म। वैसा वो। तो उसको मैं लेकर भी मुसलमानों के खिलाफ इसने उल्टा सीधा बोला आपके मैं पति को? मेरे मेरा मेरा भाई सर रहा है सरपंच, मेरे घर तक बात गई है कि मेरे फोटो उसने, मतलब मेरा चेहरा जैसे, मेरे चेहरे जैसे ही दूसरा लेडीज का चेहरा लेके गंदा गंदा फोटो अच्छा, उसमें उसमें एडिट कर। आपको ऐसा लगता है कि चूंकि आप एक अच्छे समझदार भारतीय नागरिक हैं, आपके आपके परिवार के मुस्लिम परिवारों के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये बात उसको बर्दाश्त नहीं हो रही हो, वो पसंद ना करता हो मुसलमानों को, इस वजह से आपको टारगेट कर रहा हो कि भाई क्यों मुसलमानों के साथ में इतना रिश्ता रखते हो, ये तमाम चीजें? और हमारे मन मुसलमान में के नाम से फिर आईडी बना के मुसलमानों को बदनाम भी कर रहा है कि फंसे तो मुसलमान फंसे। ऐसा उसका मन हो सकता है, लेकिन हमको ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि हम ज्यादातर ऐसे, मतलब ये ध्यान ही नहीं दिया कि ये मुसलमानी की इसका हमारा लगाव है, तो ये ऐसा बोलेगा। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड रहे हैं, तो मुझे इतना वो लगा नहीं कुछ कि मतलब ये मुसलमान और हिंदू को लड़ा रहा है, ऐसा कुछ लगा नहीं है मुझे। अच्छा, अभी भी आप जहाँ रहते हैं आसपास में आपके मुस्लिम परिवार हैं आपके, जो आपको जी काफी जी। मेंटली आज सपोर्ट करते हैं ना? अभी भी क्या है वो मामला, वो वो आपके पड़ोस में भी मेरे रहते हैं पड़ोस कुछ? में भी है मुस्लिम, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी को बदनाम, लेडीज को बदनाम हमारे समाज वाले लोग कभी नहीं करेंगे। हमारा अल्लाह नहीं बोलता है कि मुस्लिम हिंदू की बेटी हो या कुछ भी हो, बदनाम तो मुस्लिम में होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी, भगवान या हो कोई भी हो, कोई भी लड़की को ऐसा गंदा गाली नहीं दे सकता है। और वो वो भी सेना में ही है, वो मुस्लिम परिवार भी? वो सेना में रहे हैं। उसके बाद ये बंदे फिर जिसको साइबर क्राइम में पकड़ के लाए और उसके बाद ने कहा कि इसके फोन में कुछ भी नहीं है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फिर मैं तो डर गई थी सर। हम पहले इतना झंझट में पड़े ही नहीं है पुलिस की, क्या ये ऐसा वो, हम इतना, मैं डर गई थी कि सर ऐसे क्यों बोल रहे होंगे, मतलब मैं बहुत है, मतलब टेंशन में हो गई थी कि इतना 3 साल हो गया है, बंदा फोटो डाल रहा है, ये डाल रहा है, पकड़ भी, आइडेंटिफाई भी इन्होंने किया है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि अभी बंदे के में फेसबुक में ये नहीं है। पर मुझे मौका ही नहीं दिया गया कि मैं ऐसा बोल सकूं कि अगर उसने उसने उसका फोन अगर फॉर्मेट भी कर दिया है, डिलीट भी कर दिया है, तो साइबर क्राइम के पास तो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उस फोन में कब कब क्या क्या इस्तेमाल हुआ वो उसे पकड़ सकते हैं, तो वो कोई बात नहीं हुई आगे साइबर क्राइम में आपकी? उसके बाद भी मैं कंटिन्यू सर, चार्जशीट के लिए भी मैं काफी 3 महीना तक पीछे भागी रही उनकी। चार्जशीट की कॉपी लेने के लिए भी? हाँ, कि चार्जशीट क्यों नहीं बन रहा है, मुझे पता नहीं था। तो किसी ने बोला है कि, मैंने बोला कि पकड़ तो लिया है बंदे को, तो किसी ने बोला है कि चार्जशीट के बिना तो कुछ नहीं होता है, इसमें तो चार्जशीट होती है। तो मैंने बोला कि सर चार्जशीट होती है, इसमें चार्जशीट कब बनेगा? तो वो बोले थे कि बनेगा, इसमें टाइम लगेगा अभी वो तो। 90 डेज का टाइम होता है, 3 महीने के अंदर चार्जशीट जो है वो दाखिल करनी हाँ, तो होती है। 3 महीने में उन्होंने किए है दाखिल,
हाँ 2026। और वो बंदा बाहर ही, उसका कुछ नहीं हो रहा है अभी, वो आराम से अपना। मैं वही चाह रही हूँ सर कि जैसे मैं 3 साल तक मुझे बदनाम किया, मेरा छोटी बच्ची थी उसको इतना गंदा इसको धंधे पे डाल दिया है, इसका मतलब मैं बोल नहीं सकती, वो बहुत गंदा है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, डाला इसमें सब है इसमें। वो जो बंदा है प्रमोद नामदेव भोपले, जो सीआईएसएफ में है, मलकापुर महाराष्ट्र का है, लेकिन वो पोस्टेड है अभी जहां पर जो भारत की करेंसी जहां छपती है, नोटरेस जिसे कहते हैं, नागपुर में, वहां पर उसकी पोस्टिंग है, वहां पर अभी वो जॉब करता है, ये बताया जा रहा है। नासिक में है वहां पर। तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्या, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये तमाम चीजें, और गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात की सरकार, चूंकि आप गुजरात में रह रहे हैं, अहमदाबाद में रह रहे हैं, तो आपकी क्या मांग है प्रधानमंत्री को और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी को, गुजरात के मुख्यमंत्री को? आप अपने इंसाफ के लिए क्या कहना चाहती हैं, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरा 3 साल तक जो मेरा बदनाम किया है, तो उसको सजा होनी चाहिए, मतलब कुछ रीजन की वजह से उसने क्यों किया होगा, मुझे वही चाहिए उसका कि इसने क्यों किया ऐसा मेरे साथ। और आप उसको जानती भी नहीं थी, आपकी कभी कोई बातचीत या कुछ भी नहीं थी? मैं उसको बिल्कुल जानती नहीं थी, तो इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरा जो बदनामी हुआ तो उसकी भरपाई क्या वो मुझे देगा अभी। और अगर आपके पूरे समाज में, आपके गांव में, मेरे गांव हर में, जगह व्हाट्सएप ग्रुप में आपके फोटो उल्टे और सारा चीजें उसने वो किया। मेरा सर जिम है खुद का महाराष्ट्र में, मेरे जिम के जो बच्चे हैं वो भी फेसबुक में उसके साथ जुड़े हुए थे, तो उसको भी उसने मैसेज किया है कि ये जो है ये है, ये गंदी है, ये धंधा चलाती है ऐसा। तो मुझे घर से मैसेज आ रहे थे कि ये तुम क्या कर रहे हैं, ऐसा ऐसा क्यों मैसेज आ रहा है। मेरा भाई के मोबाइल में, मेरे फ्रेंड के, 2-3 इनके भी फ्रेंड है, इन्होंने 2-3 उनके भी फ्रेंड है, उनके फ्रेंड ने भी मैसेजेस किए थे कि आपके सर ऐसे ऐसे कोई वफा कर रहा है, कोई गंदे गंदे मैसेजेस कर रहा है। हमारे सबके इंस्टाग्राम फेसबुक के मैसेंजर में सब जितने हमारे फॉलोअर्स है उनको सबको वो मैसेजेस भेजता था कि ये लोग गंदे हैं, ये धंधा चलाते हैं, ये रंडी वाले हैं, ये मुस्लिम की रखेल है, ऐसा इस तरह का सारा बदनाम किया गया आपको। तो ये दोस्तों, ये पूरा मामला सुनने के बाद आप खुद तय करें कि आखिरकार सेना में कैसे लोग हैं, या क्या इस तरह की घटिया मानसिकता के लोग भारतीय सेना में रहने के लायक हैं। और साइबर क्राइम और जांच एजेंसियां इस बारे में जांच पड़ताल करें, क्योंकि ये सिर्फ एक महिला की इज्जत का ही नहीं, ये देश की सेना का भी सवाल है, देश की सेना की साख का भी सवाल है। महिला को बदनाम किया गया, मुसलमान को टारगेट किया गया, सेना का नाम बदनाम किया गया। आप सोचिए कि जो व्यक्ति पकड़ा गया, जिसका नाम ये प्रमोद नामदेव भोपले बताया जा रहा है, प्रमोद की जगह अगर परवेज होता तो क्या होता। और एक बात है, जैसे कि ये कोर्ट तक मामला जाएगा तब तक वो सजा उसको बाद में मिलेगी, कब मिलेगी वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जो बदनामी उसने 3 साल तक किया, तो वो मैं कोर्ट का इंतजार मुझे नहीं हो रहा है कि वो, क्या पता कि कुछ उल्टा सुधा करके कोर्ट से भी कुछ करे वो, हमको तो देखिए, हमें कोर्टों पर तो भरोसा रखना चाहिए ना, अदालत तो है, वो सारी चीजें तो देखती वो है, तो वो तो कब तक इंतजार, मैंने 3 साल तक मैं इस देश के अंदर इंसाफ की जंग काफी लंबे वक्त तक लड़नी पड़ती है, फौरन इंसाफ नहीं मिलता है, ये बड़ी बदकिस्मती है। हमको ये गर्व है, सीएसएफ फोर्स जो है, मैं हमारे जो भी कमांडेंट सर रहे होंगे या डीआईजी आईजी सर भी रहे होंगे, अगर मेरा मैसेज उन तक पहुंचता है तो मैं यही उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मुझे इन सब चाहिए, और मुझे कुछ चाहिए नहीं कि वो बंदे को, या तो आप मतलब कुछ तो करो कि आप डिसीजन ऐसा लो कि आगे वो कोई भी फोर्स वाला ऐसा ना करे, कोई लेडीज के साथ में ऐसा उनका हिम्मत ना हो। ये मैं डिसीजन में, हमारे जो भी फोर्स ऊपर वाले रिस्पेक्टेड सर जो भी रहे होंगे उन्होंने यही फैसला करना चाहिए। कोर्ट के भरोसे भी अगर रहेंगे तो कोर्ट नहीं 10 साल तक देगा, तो तब तक तो फिर हमारी तो इज्जत गई ना। इसीलिए मैं उनको यही कहना चाह रही हूँ कि हमको बस न्याय दे बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।